हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिस्टिक यूनिवर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। लगभग ये सब्जेक्ट जो है आईटीआई के सभी ट्रेड में लगभग 80 to 90% ट्रेड में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। तो साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें अपन 7 to 8 चैप्टर है जिसको पढ़ना पड़ता है, और दूसरा क्या है, कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। तो हम लोगों ने अभी साइंस शुरू किया है, आप लोग को पता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अपन ने मीट्रिक जो इसकी यूनिट्स थी, किसी भी राशि की जो यूनिट्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा था बहुत ही बेसिक तरीके से। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रकार की इनके सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला मीट्रिक सिस्टम जिसको अपन सीजीएस सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रिटिश सिस्टम को एफपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। और तीसरा है एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो अपन लोगों ने इतना देख लिया था। अब इसके आगे जो चीजें बच गई थी तो अपन ने बात की थी कि सेकंड पार्ट में बात करेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए सेकंड वीडियो, और इस वीडियो में अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ थ्योरी डिस्कशन करने वाले हैं, थ्योरी का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन ने ये तीनों सिस्टम्स पढ़े। अब उसके बाद जैसे बेसिक अपन ने कौन कौन से वहां पे मूल मात्रक पढ़े थे, जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम होता है, समय का क्या होता है सेकंड होता है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक थे वहां पे अपन ने थोड़ी सी बात की थी व्युत्पन्न मात्रक की, लेकिन यहाँ पे अपने बहुत सारे हैं व्युत्पन्न मात्रक, अपन उनके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को थर्मोमीटर से अपन मेजर करते हैं, अपने को पता है। और उनके लिए अलग अलग स्केल हैं, ये सभी स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि टेम्परेचर की जो स्केलें हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन दे दिया गया है कि डिग्री सेल्सियस में आपका कोई मेजर किया है थर्मामीटर, लेकिन उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फिर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे गति लिखी हुई है। गति मतलब क्या है, स्पीड इसकी। तो स्पीड को अपन कैसे मेजर करते हैं, तो स्पीड बराबर या गति बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी को मेजर करने के लिए क्या है, मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो समय को मेजर करने के लिए सेकंड। तो ये छोटी यूनिट है मीटर पर सेकंड। लेकिन बड़ी यूनिट क्या हो सकती है, इसकी बड़ी यूनिट हो सकती है कि दूरी को मैंने मेजर किया किलोमीटर में और समय को अपन ने किसमें मेजर किया, आवर में, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर अपॉन आवर। अब अगर कभी मेरे को किलोमीटर अपॉन आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपन बहुत लंबा कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि 1 किलोमीटर में अपने को पता है कितना होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3600 सेकंड होते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 5/18। वही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है जो कि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम आता है जब आप एप्टीट्यूड पढ़ने जाते हो। तो ये गति में कैसी यूनिट्स कन्वर्जन हो रही है वो चीजें अपन ने देख ली। उसके बाद अपन बात करते हैं दाब की। दाब क्या होता है, दाब के फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, रोल प्ले करता है इसमें। देखिए जो दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है, अपने को पता है न्यूटन का दूसरा नियम, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको किससे अपन मेजर करते हैं, न्यूटन से। इसको नाम दे दिया गया क्या, न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दाब क्या हो गया, दाब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे डिराइव की गई है, कैसे व्युत्पन्न हुआ है यहाँ पे यूनिट्स का। यहाँ पे बहुत सारी जो बेसिक यूनिट्स थी वो मिलके यहाँ पे क्या बनाई है, एक डिराइव्ड यूनिट बनाई है। ठीक है, तो अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ, पास्कल बोल सकता हूँ। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पे इस प्रेशर का नामकरण किया, प्रेशर की यूनिट का नामकरण किया है। अब जैसे एटमॉस्फेयर में हम लोग सबको पता है कि यहाँ पे प्रेशर है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर है। अब इस प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर वायुमंडलीय जो प्रेशर है उसको मेजर करना है किसमें, अपने को किलो पास्कल में। किलो पास्कल में मेजर करना है तो कितना आएगा, 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 101,325 किलो पास्कल। लेकिन अगर इसी को मेजर करना है बार में,
तो 1.01325 बार होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन ने किलो पास्कल में देख लिया, बार में देख लिया, लेकिन अगर अपन पास्कल में देखें कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर एक एटमॉस्फेरिक दाब बराबर कितना होता है, तो वो होता है 10⁵5 पास्कल। इसी तरह से एक और यूनिट होती है टॉर, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 टॉर। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है, लेकिन ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं बल एवं भार की। तो यहाँ पे मैंने एक ही यूनिट लिखी है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर 9.81 न्यूटन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे यूनिट्स लिखी हुई है, यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये याद रखना है कि कभी अगर किसी ने पूछ लिया 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन, तो आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत बताएं कि 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। अब डाइन किस में यूनिट है, ये सीजीएस में है, ये सीजीएस में है। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, 10⁵5 डाइन। ओके, अब घनत्व क्या होता है, तो घनत्व पता है किसी भी वस्तु में उपस्थित नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बताते हैं, उसकी डेंसिटी बताते हैं। ठीक है, उसका घनत्व बताते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपन आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान को अपन किस में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, और आयतन की क्या है, मीटर क्यूब, जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी यूनिट घनत्व की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ऊर्जा क्या होने वाला है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा की यूनिट क्या है, तो ऊर्जा की यूनिट होती है यहाँ पे जूल। अब ये यूनिट कैसे आई, तो ऊर्जा बराबर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो जूल की यूनिट क्या बन रही है, न्यूटन इंटू मीटर को मिला के क्या बनाया गया है, यहाँ पे जूल बनाया गया है। तो ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो ऊर्जा की यूनिट आपको पता चल गया। उसके बाद 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 यूनिट्स हैं, इनको आप याद रखें। यहाँ पे क्या बताया गया है, 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। ठीक है, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। आप कई बार सुने होंगे कि आपको जैसे किसी का मोटापा ज्यादा है तो आपको कितना रन करना चाहिए जिससे आपकी इतनी कैलोरी बर्न हो, या फिर आपको फिटनेस के लिए कितनी ज्यादा कैलोरी बर्न करनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऊर्जा आपको कितनी खर्च करनी है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद बात करते हैं शक्ति की। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। आप जो कार्य कर रहे हैं वो प्रति सेकंड कितना हो रहा है, वो आपकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो शक्ति की यूनिट क्या है, शक्ति की यूनिट होती है वाट। ठीक है, तो वाट कैसे आया, वाट क्या होता है, जो भी हमारी ऊर्जा थी, ऊर्जा जो खर्च हो रही है वो पर सेकंड कितनी हो रही है ना, तो बस उतना ही क्या हो जाएगा, पर सेकंड जितनी खर्च हो रही है, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो शक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कैसे बताया फॉर्मूला, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकंड। ये क्या है, ये टोटल जूल ही है। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल, जो कि ऊर्जा है। ठीक है, और पर सेकंड अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे ये शक्ति बन जाती है। अगर पर सेकंड अपन उसकी ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है या फिर कितना कार्य हो रहा है, अगर उसको अपन मेजर कर लें तो वही क्या हो जाती है, शक्ति हो जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 अश्व शक्ति बराबर कितने वाट। तो 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि 1 अश्व शक्ति में होता है 746 वाट। उसके बाद अपन तापमान की बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है तापमान। ठीक है, तो तापमान को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये मेजर कर लेता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अपने को टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए अपन एक नया एक एडवांस वर्जन आता है, इसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है पायरोमीटर। क्या नाम है उसका, पायरोमीटर। साथ आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम सुन रखा होगा, पायरोमीटर। तो थर्मामीटर कैसे टेम्परेचर चेक करता है, किसी भी वस्तु को टच करके उसका टेम्परेचर बताता है, लेकिन पायरोमीटर विदाउट टच किए, वो थोड़ी दूरी पर रहकर ही वो सेंस कर लेता है टेम्परेचर को। तो पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। ये 350 से ऊपर 700, 800, 1000, 1500 तक ये काफी हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर को जो मेजर कर रहा है थर्मोमीटर, तो वो कई स्केलों में हो सकता है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली किसमें बात करते हैं कि सेंटीग्रेड, कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है, या फिर किसी भी वस्तु का टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, पहला है फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे अपन वाटर की बात करते हैं, पानी की, तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है, तो सब लोग को पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। और अगर मैं ऐसी बात करूं कि जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस में जमने लगता है, तो सब लोग को आप में से पता होगा कि
0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए पानी का तो वो जमने लगेगा, उसकी बर्फ की फॉर्मेशन होने लगेगी उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को समझ आया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, और जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसको गलनांक बोलते हैं, जो गल रहा है पानी और बर्फ में यहाँ पे कन्वर्ट होता जा रहा है, और यहाँ पे वेपर में धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो मैंने यहाँ पे उसका लोअर टेम्परेचर लिखा है, उसके बाद उसका हायर टेम्परेचर। तो अगर कोई थर्मोमीटर होगा उसका लोअर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं सेंटीग्रेड में बात करूं, और हायर टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं पे भी पानी है तो उसको मेजर करने के लिए ये वाली अगर स्केल यूज करते हैं। दूसरा स्केल है अपना फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो 32 डिग्री सेल्सियस में वो पानी क्या हो रहा है, बर्फ जम रहा है, बर्फ। और अगर उसको बॉईल करना है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना पड़ेगा टेम्परेचर उसका। इसी तरह से र्यूमर स्केल होता है, तो 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। जब केल्विन की बात करता हूं तो केल्विन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंटीग्रेड और केल्विन ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो केल्विन 273 केल्विन में क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कौन सा है, 373। अब जैसे हमको कभी भी पता करना है कि अगर कोई टेम्परेचर अपने को डिग्री सेल्सियस में दे दिया और उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आप इसको लगा देते हैं तो आपको कैसा भी सवाल हो, कठिन से कठिन सवाल हो, वो सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर बहुत ही तुरंत आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को बस समझिए, इस फॉर्मूले को ही समझ के आप लोग इस फॉर्मूले को कई बार देखे होंगे। ये जो फॉर्मूला है C/5 F-32/9 R/4 K-273/5, ये आपने फॉर्मूला कई बार देखा होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला है यहां से। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि थर्मामीटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उसका गलनांक कितना है, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मामीटर यहाँ पे किस स्केल का ले रहे हैं, अगर सेंटीग्रेड का ले रहे हैं तो सेंटीग्रेड यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैंने सेंटीग्रेड लिख दिया ये। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 100, तो 100 लिख दिया, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0, तो 0 लिख दिया। इस तरह से अपन ने सेंटीग्रेड का लिख लिया। तो ये क्या थी, एक स्केल। अब जैसे अपने को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है, मेरे को टेम्परेचर दे दिया सेंटीग्रेड में, तो उस टेम्परेचर को यहाँ पे रख दूंगा। अब उसके बाद केल्विन में कन्वर्ट करना, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्मामीटर का स्केल केल्विन लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 273, तो यहाँ पे 273 पुट कर दिया। उसके बाद इनमें डिफरेंस कितना है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो पुट कर दिया, 373 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा, टोटल 100 आ जाएगा। तो ये स्केल 2 हो गई। तो आप यहाँ पे एक टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है, आपको ये तीनों टेम्परेचर पता है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, थर्मामीटर स्केल में डिग्री सेल्सियस भी क्वेश्चन में दे दिया, और आपसे पूछ रहा है केल्विन में आप बताओ। तो उसके लिए यहाँ पे केल्विन का आपको पहले से ही पता है कि 273 इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 373 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बस आपको निकालना क्या है, कितने केल्विन पे वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने केल्विन टेम्परेचर होगा, तो उसके लिए बस आप यहाँ पे केल्विन पुट करें और केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने पुट किया यहाँ पे, जैसे 1 स्केल 2 स्केल, तो यहाँ पे टोटल 4 स्केल थी, मैंने 4 स्केल यहाँ पे बराबर करके लिख दिए। अब उसके बाद जो ये स्केल है, अगर उसमें मैं जो इनका हर है, डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाला भाग, अगर उसमें मैं 20 का भाग दे दूं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि हर में 20 से भाग देने पर ऐसा कुछ फॉर्मूला तैयार होता है। जैसे 100 था, 100 में मैंने 20 का भाग दिया, तो क्या आ जाएगा 5, और C में माइनस 0 करेंगे तो C ही आएगा, क्योंकि 0 घटेगा तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, C का C ही रहने वाला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना C/5, ऐसे ही बनने वाला है F-32/9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 180, और 180 को अगर मैं 20 से भाग देता हूं तो कितना बच रहा है यहाँ पे 9। ठीक है, उसके बाद R बाई यहाँ पे अगर 20 से भाग करता हूं तो 20 चौक 80, तो यहाँ पे 4 आया। ऐसे K-273 अपन यहाँ 100 था तो 20×5 100। इस तरह से ये फॉर्मूला तैयार हुआ। तो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अभी तक आप लोग रट रहे होंगे कि ये फॉर्मूला ऐसे रटना है वैसे रटना है, और कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, C/5 F-32/9, तो आगे पीछे नंबर्स हो जाते हैं, तो आप उसको याद ना करें, इतना रटे मत।
आप बस इतना सा याद रखें, सबसे पहले तो ये पॉइंट्स याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो हर जगह आपको याद होना चाहिए कि सेंटीग्रेड में कितने में बर्फ जमती है और कितने में वो बॉयल करने लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से, और ये एक फॉर्मूला बेसिक से याद रखें, थर्मामीटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर उसका, ठीक है दोस्तों, और बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। बस इतने में आपका क्या है, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो शायद अगर अच्छी लगी हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, अगर आप ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं इसकी, तो कहीं ना कहीं आप जब कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे इनसे कई सारे सवाल उठेंगे, तो वहां पे आप बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग को तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और हाँ, ये वीडियो जो पार्ट 2 चल रही थी, ये अभी जो अपन ने यूनिट्स पढ़ा, ये चैप्टर का नाम क्या चल रहा है, ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन इन साइंस का चैप्टर 1 था, और चैप्टर 1 में ही यूनिट्स के बारे में थी। तो यूनिट्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, यूनिट्स अपन ने पूरी बात कर ली यहाँ पे 2 वीडियोस में। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है अपन उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं टुमारो, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।